नमस्कार आप सभी को। हम भारतीय न्याय संहिता डिस्कस कर रहे थे। भारतीय न्याय संहिता में हमने पिछली वीडियो में जो सेक्शन 2 था, सेक्शन 2 जो हमने डेफिनेशन क्लॉज थी, हमने जो डेफिनेशंस थी, हमने 10 डेफिनेशंस के बारे में जान लिया था। पिछली वीडियो में हमने सबसेक्शन 10 तक डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन 2 का सबसेक्शन 11 से लेकर के सबसेक्शन 20 तक। आज हम फिर से 10 आगे की डेफिनेशंस को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। ठीक है, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे डेफिनेशन से रिलेटेड। जो हमारा नया कानून है भारतीय न्याय संहिता का, इसमें जो डेफिनेशन देगी उससे रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इसमें जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में जो सबसेक्शन 11 है, सबसेक्शन 11 किससे रिलेटेड बात करता है? गुड फेथ। जो गुड फेथ में किया गया कोई कार्य हो। देखिए मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ा देता हूं क्या कह रही है। गुड फेथ की डेफिनेशन बता रही है, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। देखिए यहां पर जो गुड फेथ में किया जा रहा है, गुड फेथ का मतलब यहां पर बताया है विद ड्यू केयर एंड प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। विद प्रॉपर केयर एंड अटेंशन से यहां पर कोई कार्य किया हुआ होना चाहिए। अगर उसने वहां पर कोई भी लापरवाही बरती है, नेग्लिजेंटली कोई काम किया है, ठीक है, उसने वहां पर कोई अच्छे से वहां पे देखभाल करके वहां पर काम नहीं किया है, ठीक है, उसने गुड फेथ में वहां पर इसका मतलब उसने गुड फेथ में वहां पर कोई अपना काम नहीं किया है, तो उसको यहां पर लेबल ठहरा जाएगा गुड फेथ में। और अगर उसने विद ड्यू केयर एंड प्रॉपर अटेंशन में यहां पर उसने काम किया है तो उसको गुड फेथ कहेंगे हम। ठीक है, जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता में कहीं पर भी अगर गुड फेथ होगा तो उसकी जो डेफिनेशन है वो सबसेक्शन 11 में जो सेक्शन 2 है, ठीक है, इसमें हम जानेंगे गुड फेथ का मतलब क्या कह रहा है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया गुड फेथ में कोई कार्य किया जा रहा हो, ये नहीं कि वो नेग्लिजेंटली कोई काम कार्य कर रहा हो। और अब हम आगे चलते हैं। सबसेक्शन 12 है गवर्नमेंट से रिलेटेड। जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन है वो सबसेक्शन 12 में दी गई है। यहाँ पर इन्होंने 2 गवर्नमेंट के बारे में बताया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो सेंट्रल लेवल पर कौन सी गवर्नमेंट होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारे पीएम मोदी है, एक गवर्नमेंट है। ठीक है, और जो स्टेट में गवर्नमेंट होती है, जैसे मैं हरियाणा से हूं, हरियाणा में कौन सी गवर्नमेंट है? मनोहर लाल खट्टर जी की जो सीएम है, उनकी सरकार है। तो ये यहां पर डेफिनेशन बताई गई है। ठीक है, इन्होंने यहां पर दो वर्ड बताया गया है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो उन्होंने यहां पर 2 तरह की गवर्नमेंट बताई है, जो सबसेक्शन 12 है। और जो सबसेक्शन 13 है, यहां पर हार्बर की डेफिनेशन बताता है। हार्बर का मतलब यहां पर यह है सबसेक्शन 13 में, जो हार्बर कोई शरण कोई दे रहा हो किसी को, जैसे कि कोई टेररिस्ट है, ठीक है, कोई क्रिमिनल है, कोई इलीगल कोई एक्ट किया है, ठीक है, जिसने कोई क्राइम किया है, ठीक है, तो अगर कोई उस पर्सन को, जो क्रिमिनल पर्सन है, जो टेररिस्ट है, अगर उसको कोई शरण दे रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम हार्बर कहेंगे। हार्बर की डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा देता हूं क्या कह रही है। हार्बर इंक्लूड्स सप्लाइंग ए पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक्स और मनी, क्लॉथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशन और मीन्स ऑफ कन्वेंस। देखिए यहां पर उसको सभी फैसिलिटीज दी जा रही है जिस पर्सन को शरण दी जा रही है, जैसे कि उसको खाने पीने के लिए दिया जा रहा है, उसको शेल्टर दिया जो उसको रहने के लिए जगह दी जा रही है, उसको सभी सुविधा वहां पर प्रोवाइड करता है वो पर्सन जो उसको शरण दे रहा है। और आगे बताया है, और द असिस्टिंग ए पर्सन बाय एनी मीन्स whether the of the same kind as those enumerated in this clause or not to evade apprehension। देखिए लास्ट में बताया गया टू इवेड एप्रीहेंशन, मतलब कि वो बच रहा है, ठीक है, अरेस्ट होने से, पुलिस वालों से अरेस्ट होने से बच रहा है, क्योंकि कोर्ट में उसका मामला चल रहा था, ठीक है, या फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया है किसी पुलिस ऑफिसर को कि आप उसको पकड़िए, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया है, तो वो इवेड कर रहा है, वहां से बच रहा है। तो ये जो सेक्शन 13 है, सबसेक्शन 13 है सेक्शन 2 का, हार्बर की डेफिनेशन बता रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 14 है, ये किसकी डेफिनेशन बता रहा है? इंजरी। यहां पर इंजरी की डेफिनेशन बताई जा रही है सबसेक्शन 14 में। ठीक है, तो पहले मैं आपको इंजरी की डेफिनेशन रीड करा देता हूं, इसकी डेफिनेशन क्या बता रही है। मीन्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। देखिए यहां पर इलीगल का वर्ड यूज किया गया है। अगर कोई पर्सन इलीगली किसी पर्सन को क्या कर रहा है, उसको इंजरी कर रहा है, ठीक है, और
आमतौर पर जनरली लोग क्या कह देते हैं कि मुझे चोट लग गई है, ठीक है, उस पर्सन ने मेरे को चोट पहुंचाई है, तो उसको इंजरी कहते हैं। उसको ये इसका मतलब ये नहीं कि उसको चोट ही पहुंचेगी, उसको किसी भी तरह से उसको इंजरी हो सकती है। देखिए यहां पर 4 वर्ड दिए गए हैं, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, बॉडी और माइंड। यहां पर 4 वर्ड दिए गए हैं, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो ये 4 वर्ड यहां पर इंजरी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इन जो 4 वर्ड मैंने अभी आपको बताए हैं, इन चारों पर ही इंजरी हो सकती है, ठीक है। रेपुटेशन हार्म करना, जैसे डेफेमेशन का केस हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी को डैमेज करना किसी की, ठीक है, या फिर किसी की बॉडी को इंजरी पहुंचाना। और एक वर्ड और है इसमें, माइंड। माइंड का मतलब यहां पर किसी को मेंटली तौर पर उसको परेशान करना, जैसे क्रूअल्टी है, अपनी वाइफ को मारपीट करता है उसके साथ, ठीक है, उसको मेंटली टॉर्चर करता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंजरी करना, ठीक है। तो ये इंजरी की डेफिनेशन थी सबसेक्शन 14 में। तो सबसेक्शन 15 है यहां पर इलीगली, ठीक है, और लीगली बाउंड टू डू। ये 2 यहां पर वर्ड दिए गए हैं, इलीगली और लीगली बाउंड टू डू। इसकी पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूं क्या कह रही है। इलीगली और लीगली बाउंड टू डू, द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग। देखिए यहां पर जो इलीगल है वो एप्लीकेबल होगा कहां पर, विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जहां पर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है, कोई अपराध किया है, ठीक है, तो उसको इलीगल कहेंगे हम, ठीक है। या फिर कानून के बेस पर किसी ने कोई एक्ट किया है कानून के खिलाफ जाकर, ठीक है, कानून के खिलाफ जाकर किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया है, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ था, ठीक है, यहां पर प्रोहिबिट किया गया था बाय लॉ, तो उसको हम कहेंगे कि वो इलीगल कोई एक्ट कर रहा है। और आगे बताया है, और विच फर्निशेस ग्राउंड्स फॉर ए सिविल एक्शन। और जहां पर हमारे पास ग्राउंड है सिविल सूट फाइल करने का, ठीक है, सिविल जैसे हम सिविल सूट फाइल करते हैं, ठीक है, उसका कोई राइट वहां पर वायलेट हो रहा है, तो वहां पर वो सिविल सूट फाइल कर सकता है, ठीक है, सिविल एक्शन वहां पर लिया जा सकता है, कोई इलीगली एक्ट उसके अगेंस्ट हो रहा है तो। और आगे बताया है, एंड ए पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू। और यहां पर लीगली बाउंड टू डू वर्ड आ गया। अब लीगली जो बाउंड होता है, जैसे एक पुलिस वाला है वो अपनी ड्यूटी करने के लिए बाउंड है, अगर वो ड्यूटी नहीं करेगा सही से तो उसको क्या कहेंगे, वो लीगली बाउंड के तौर, वो अपनी बाउंडेशन में नहीं चल रहा है, ठीक है, तो उसको वहां पर कोर्ट क्या कर सकती है, उसको पनिश भी कर सकती है, क्योंकि वो अपनी जो लीगली उसको बाउंड किया गया है वो अपना एक्ट नहीं कर रहा है। और वॉट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू ओमिट, और वहां पर वो ओमिट कर रहा है कोई इलीगल एक्ट करने से, मतलब कि कोई इलीगल एक्ट कर रहा है वहां पर वो, तो इसको हम कहेंगे इलीगली की डेफिनेशन और लीगली बाउंड टू डू, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो सबसेक्शन 16 है, सबसेक्शन 16 यहां पर जज की डेफिनेशन बताता है, ठीक है, जज की क्या डेफिनेशन होगी। तो इसमें पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा देता हूं क्या कह रही है। जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज एंड इंक्लूड्स अ पर्सन। देखिए यहां पर कोई डेजिग्नेट किया जाता है एज अ जज, जहां पर वो अपनी पावर का यूज करता है, जुडिशली अपनी जुडिशियल पावर का यूज करता है वहां पर, और वो न्याय देता है लोगों को, ठीक है। तो इसमें एक पैराग्राफ और है, उसको भी मैं आपको पढ़ देता हूं क्या कह रहा है। Who is empowered by law to give in any law proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive। तो यहां पर empower किया गया, उसको पावर दी गई है यहां पर, law to give power, ठीक है, उसको कानून यहां पर पावर देता है कि वो लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है। वहां पर लिखा हुआ लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है, और यहां पर वो सिविल और क्रिमिनल मैटर सुन सकता है, वहां पर जजमेंट्स दे सकता है अपनी, ठीक है। यहां पर काफी बात इसमें लिखी गई है डेफिनेशन में। तो इसमें जो जजमेंट है, जो जजमेंट वो देता है, वो जो कंफर्म अथॉरिटी होती है, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है इफ कंफर्म बाय सम अथॉरिटी। जब कोई कंफर्म करती है कोई अथॉरिटी, तो उसको वहां पर भी उसको एक जज कंसीडर करेंगे वहां पर। और इसमें सेकंड पैरा और दिया गया है, हु इज वन ऑफ ए बॉडी और पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच ए जजमेंट। जहां पर बॉडी ऑफ पर्सन मतलब कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है, और जो बेंच होती है जजिस की बेंच होती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आपने देखा होगा, तो उसको हम बॉडी ऑफ जजिस कह सकते हैं। तो वहां पर अगर वो अपनी जुडिशियल पावर का यूज कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक जज है, ठीक है, वहां पर वे जज है जो अपनी यहां पर लिखा है कि जहां पर वो जजमेंट दे रहे हैं, गिव सच ए जजमेंट, तो उसको हम बोलेंगे जज।
तो यहां पर मैंने आपको बता दिया जज की डेफिनेशन को, और इसमें एक इलस्ट्रेशन भी दी गई है। इलस्ट्रेशन यहां पर क्या बता रही है? इलस्ट्रेशन बता रही है ए मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज जुडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चार्ज ऑन विच ही हैज पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज अ जज। जहां पर एक मजिस्ट्रेट अपनी पावर की यूज कर रहा है, किसी पर्सन को वहां पर पनिशमेंट दे रहा है, ठीक है, उसको सेंटेंस दे रहा है या फिर उसके ऊपर फाइन लगा रहा है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो भी एक जज है। और इसमें आगे अब हम बढ़ते हैं जो सबसेक्शन 17 है, लाइफ की डेफिनेशन। लाइफ की डेफिनेशन भी इसमें दी गई है, मीन्स द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। यहां पर लाइफ का मतलब है लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो इंसान है, इंसानों के लिए यहां पर लाइफ वर्ड को यूज किया गया है, ठीक है। मतलब कि यहां पर जो भारतीय न्याय संहिता हम पढ़ रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता में जो लाइफ का अगर वर्ड यहां पर यूज किया गया है, लाइफ वर्ड का यूज किया गया है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ठीक है, ना कि किसी एनिमल्स के लिए। तो यहां पर ह्यूमन बीइंग्स के लिए लाइफ वर्ड यूज होगा। और जो सबसेक्शन 18 है, जो लोकल लॉ की बात करता है, लोकल लॉ यहां पर बताया गया कोई पर्टिकुलर कोई एरिया है हमारे इंडिया में जहां पर उसको अप्लाई किया गया है। देखिए इसमें आपको डेफिनेशन में पढ़ देता हूं क्या कह रहा है। मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, जहां पर किसी पर्टिकुलर एरिया पर इंडिया में लागू हुआ है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में लागू है कोई लॉ। जैसे कि मैं हरियाणा से हूं, हरियाणा में क्या है, हरियाणा में जो है हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट है, ठीक है, जहां पर ये सिर्फ ओनली हरियाणा में ही है। और भी काफी स्टेट्स के अपने लोकल लॉज होते हैं जो कि उसी स्टेट में लागू होते हैं, किसी दूसरे स्टेट में नहीं होते, या फिर हम कह सकते हैं पूरी ऑल ओवर इंडिया वो अप्लाई नहीं होते, वो अपने स्टेट में ही वहां पर लोकल लॉज यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लोकल लॉ। जो सबसेक्शन 19 है, यहां पर मैन की डेफिनेशन बता रहे हैं यहां पर, ठीक है, मैन जो कि एक मेल जिसको हम बोल सकते हैं, मैन मेल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन मैं आपको पढ़ देता हूं। मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, मतलब कि ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज होगा, ह्यूमन बीइंग्स के लिए मेल को यूज किया जाता है। और ये भारतीय न्याय संहिता में अगर मेल कहीं भी वर्ड होगा तो उसको हम कंसिडर करेंगे मेल को कि वो एक मैन है, ठीक है, और वो ह्यूमन बीइंग्स है, मतलब कि वो एक इंसान है। तो यहां पर इसका मैन का मतलब, कहने का मतलब ये है, और वो किसी भी एज का हो सकता है, चाहे वो 1 साल का ही क्यों ना हो, तो उसको मैन कंसीडर किया जाएगा। आपने डेफिनेशन में देखा है कि वो किसी भी एज का हो सकता है, एनी एज, जो डेफिनेशन में दिया गया है। सबसेक्शन 20 यहां पर मंथ और ईयर की बात करता है, मंथ और ईयर की यहां पर डेफिनेशन बताता है। तो देखते हैं इसमें इसकी पूरी डेफिनेशन को मैं आपको पढ़ के बता देता हूं क्या कह रहा है। Wherever the word month or the word year is used, it is to be understood that the month or the year is to be reckoned according to the Gregorian calendar। देखिए यहां पर जो मंथ और ईयर है, मंथ और ईयर जो हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये एक हमारा एक ईयर है, ठीक है। और जो इसमें जो मई, जून, जुलाई ये दिया गया है, ये एक मंथ है। और इसमें जो ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है, हमारे डेफिनेशन में इसमें ग्रिगोरियन कैलेंडर को भी यूज किया गया है, जिसमें हम ग्रिगोरियन कैलेंडर का यूज करते हैं। उसी को हम उसी में ही हम देखते हैं कि भाई आज क्या तारीख है, ठीक है, और कौन सा दिन है। जो मैं आपको साइड में दिख रहा है ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है। और ये ग्रिगोरियन कैसे नाम पड़ा था, क्योंकि एक ग्रिगोरी नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ पर ये बनाया था कैलेंडर को। तो आप समझ ही गए होंगे, जो मैंने आज आपको सभी जो सबसेक्शन थे, सबसेक्शन 11 से लेकर के सबसेक्शन 20 तक मैंने आपको जो 10 डेफिनेशंस आपको बताई है। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको और भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है, और भी वीडियोस मैं आपको दे सकूं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।